हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया 75 सब है उसका एमसीक्यू डिस्कशन और ये सेट रहेगा 91। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद सी किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 243 इसका संबंध हो जाएगा पंचायतों की संरचना से। ऑप्शन हो जाएगा डी, पंचायती राज के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का जो अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख मिलता है। संघ का नाम और उसका क्षेत्र जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के जो प्रावधान का उल्लेख है ये किया गया अनुच्छेद 45 में। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों की जो शिक्षा है ये इसका उल्लेख करेगा मौलिक कर्तव्य में किया गया है, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। आगे देखेंगे और ये कहेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के कमी इसका उल्लेख भी मिला। आगे देखेंगे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद जो है इसके में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे इसमें से नीचे कह रहा है कि नीचे दिए गए जो कूट है इसका प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो बारी बारी पहले देख लेते हैं कि कौन सही है। अब इनकी कुल संख्या जो है 10 है, किंतु मूल संख्या कितनी है? तो 6 है। ये कथन सही है। अब इनकी संख्या 10 हो गई है, किंतु मूलतः कहेगा तो 6 है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए ये निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। अस्थायी जो सदस्य हैं और इनके जो कार्यकाल होता है ये होता है 2 वर्ष के लिए। दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति किया जाता है महासभा के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कहेगा इनका कार्यकाल कितना रहता है? तो 5 वर्ष का। बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्य तथा लोकसभा के सदस्य। 1 और 2 सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए, लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के सदस्य। वही कहेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन के सदस्य तथा राज्यसभा के राज्यों के विधान निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। सभा के सभापति ये उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। सबसे पुराना कहेगा राष्ट्रीय ध्वज किसका है? तो यह है डेनमार्क का। पहली बार मैडम भिकाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराई थी? जर्मनी के स्टुअर्ट में। कब? तो 1907 में। 5 हो जाएगा किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? तो यह अधिनियम हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। कब? तो 1843 में। आगे देखेंगे और भारत में जो कंपनी के व्यापार समाप्त किया गया था तो ये समाप्त किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। आगे हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? सार्वजनिक धन के संरक्षण होता है सीएजी यानी कि महालेखा परीक्षक। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक जो है सार्वजनिक धन के संरक्षण होते हैं, उन्हें शॉर्टकट में कहा जाएगा। जो इसकी रिपोर्ट जो पेश किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाता है वो पेश किया जाता है किसे? राष्ट्रपति को। और ये किसके प्रस्ताव में रखते हैं? राष्ट्रपति जो है रिपोर्ट ये रखते हैं। और इसकी रिपोर्ट के जांच करेगा कौन करता है? तो लोक लेखा समिति जो है इसकी रिपोर्ट के जांच करता है। आगे देखेंगे लोक लेखा समिति गठन हुआ था 1921 में। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। 7 नंबर हो जाएगा
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित करेंगे राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। सर्वोच्च न्यायालय गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें से कौन है जो कि राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ये हो जाएगा समाचार पत्र। ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। शिक्षा भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में हो जाएगा कृषि, वन, उसके बाद सिंचाई। जनगणना हो जाएगा रेल और डाक, ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1946 में। कौन किए थे? तो चार्ल्स बेबेज किए थे। भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुआ था। कहाँ से? तो कानपुर से लखनऊ के बीच। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। भारत में पिन कोड की शुरुआत कहेगा तो 1972 में हुई थी। 10 हो जाएगा, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन हो जाएगा सी। देवदास पुस्तक के लेखक भी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कहेगा तो देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। दादा कामरेड पुस्तक के लेखक यशपाल हैं और उर्वशी के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं, 11 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? जननायक के उपनाम से जानते हैं किसे? तो कर्पूरी ठाकुर को। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और ये देश नायक की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। 12 हो जाएगा, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज के संबंध हो जाएगा कथक से। ऑप्शन हो जाएगा बी। लक्ष्मण महाराज के संबंध भी कथक नृत्य से है। सोनल मान सिंह के संबंध हो जाएगा ओडिसी से। और उदय शंकर सिंह के संबंध कहेगा तो कथकली से हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति के संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय हो जाएगा वियना। ओपेक के भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना में है। ओपेक का गठन हुआ था 1960 में और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था। WHO के गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय लंदन हो जाएगा। गठन हुआ था 1961 में। UNEP के गठन जो हुआ था 1972 में हुआ था। मुख्यालय इसका केन्या के नैरोबी में है। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था 1940 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर में है। IDBI के गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1964 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में 1970 में हुआ था और भारत में पहला क्षेत्रीय बैंक के गठन जो हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। आगे देखेंगे, 15 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? शिलादित्य किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के उपनाम से भी जानते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था और फाहियान कहेगा तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अशोक के उत्तराधिकारी हो जाएंगे कुणाल और कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जस्टिन के द्वारा। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांडव वंश के शासनकाल में। पांडव वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे नेडियोन और इसका मुख्यालय हो जाएगा पांडव वंश के मदुरई में। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो तंजौर।
पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु, राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। चेर वंश के संस्थापक कौन थे? उदयन जेरल। आगे देखेंगे 17 हो जाएगा, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? यहाँ क्वेश्चन आराम से देखिएगा, कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये सभी वंश के यहाँ पे वंश के उल्लेख कर रहा है कि कौन वंश था जो कि सर्वाधिक दिन तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे, तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक वर्ष तक शासन किया था। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और वही कहेगा कौन शासक जो थे, केवल शासक कहेगा कि कौन शासक थे जो कि दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक दिन तक शासन किए थे, तो ये थे बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के क्या थे? तो संस्थापक थे। शासक कहेगा तो बहलोल लोदी हो जाएंगे। और कौन वंश था जो कि सर्वाधिक दिन तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। दास वंश या गुलाम वंश के संस्थापक कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये 1518 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। खतौली के जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी तथा राणा संगा के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी तथा राणा संगा के बीच हुआ था खतौली की युद्ध 1518 में। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर हो जाएगा, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के उपनाम कहेगा तो खुरम खां भी था। अकबर के दरबारी चित्रकार कहेगा कौन थे? तो ये हो जाएंगे दसवंत तथा बसावन। न्याय की जंजीर कौन स्थापित किए थे? तो ये जहांगीर। जहांगीर के दरबारी चित्रकार कौन थे? अबुल हसन तथा मंसूर। और चित्रकारी जो था चरम सीमा पे पहुंचा था जहांगीर के शासनकाल में। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये कब किए थे? तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के गठन किए थे। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के गठन जो थे कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कहेगा तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कहेगा तो 1815 में किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। आगे देखेंगे 21 हो जाएगा, निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक हो जाएंगे, इसमें से कौन थे? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। इनकी पुस्तक हो जाएगा लाइफ डिवाइन। और इसके उल्टा कहेगा डिवाइन लाइफ। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? शिवानंद के द्वारा। भारतीय सुधार समिति के गठन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1887 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 22 नंबर देखेंगे, अनुशीलन समिति के गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति गठन किए थे 1927 में। कौन? तो पी मित्रा। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत के गठन कब किए थे? 1904 में। बाल गंगाधर जो तिलक थे इनकी जन्म हुआ था 1856 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। 23 नंबर हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो फ्रेंच क्रांतियों के दौरान दूसरी संपत्ति के हिस्सा हो जाएंगे ऊंचे वर्ग। ऑप्शन हो जाएगा डी। फ्रेंच क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ? लुई 16वां के शासनकाल में। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये किसका कथन था? लुई 14वां का। आगे बढ़ेंगे 24 हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार रखिए, यानी कि कालक्रम के अनुसार आपको दर्शाना है। प्रथम जो सिख युद्ध था ये कब हुआ था? प्रथम सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। और दूसरा सिख युद्ध 1848-49 में हुआ था।
प्रथम बर्मा युद्ध कहेगा था ये हुआ था 1824-26 में और किसके शासनकाल में? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। प्रथम अफगान युद्ध ये लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था 1839 से 42 तक। तृतीय मराठा युद्ध जो था ये 1817 से 19 तक हुआ था और इसमें पेशवा पद की समाप्ति की गई थी। पहला हो जाएगा मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक और ये समाप्त हुआ था सलाबाई की संधि के तहत। दूसरा मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक और ये समाप्त हुआ था देवगांव के संधि के तहत। और तीसरा हुआ था 1817 से 19 तक और इसमें पेशवा पद की समाप्ति की गई थी। तो ये चारों जो है इस कालक्रम के अनुसार दर्शाना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा तृतीय मराठा युद्ध जो कि 1817 से 19 तक हुआ था। उसके बाद हो जाएगा प्रथम बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 तक हुआ था। उसके बाद हो जाएगा प्रथम अफगान युद्ध जो कि हुआ था 1839 से 42 तक। लास्ट में हो जाएगा प्रथम सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 तक हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर हो जाएगा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र के दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महाराष्ट्र के दमदमा से। मानव के साथ उनके कुत्ते को दफनाने के इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जुहम जम्मू कश्मीर से। बंदरगाह कौन था? तो लोथल जो था ये हड़प्पा काल में बंदरगाह था और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 26 हो जाएगा निम्नलिखित में कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है? तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत भारत में कब हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुआ था 1966-67 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। इंडिया में जो था हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे और इंडिया में हरित क्रांति की शुरुआत ये पंतनगर से हुआ था। जो हरित क्रांति शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था मैक्सिको से। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है कब? आपको बताना है कि घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? जब आय बढ़ जाती है तो घटिया वस्तु के लिए मांग क्या है? गिरती है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। 28 नंबर हो जाएगा राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा जो राजकोषीय घाटा है ये सदैव क्या रहेगा? तो सदैव रहेगा अधिक। भारत के राष्ट्रीय आय में जो मुख्य योगदान है ये है तृतीय क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं, 29 हो जाएगा भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था सी रंगराजन समिति गठन आपको बताना है कि कब किया गया था। तो ये हुआ था 2012 ईस्वी में और ये संबंधित है विनिवेश यानी गरीबी में विनिवेश से संबंधित है। गरीबी के निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन जो हुआ था 2009 में हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार और प्रोत्साहन जो योजना है ये लाया गया था 2016 में। 30 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा। और ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण हो जाएगा CFC, CH4 यानी कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। CO2 को कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये यूपी में स्थित है, ये सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो असम में है और ये प्रसिद्ध है हाथी के लिए, ये भी सही है।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्तराखंड में है, ये भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसमें से गलत छापना था, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हाथी के लिए, न कि हंगुल के लिए। हंगुल के लिए दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो केरल में है। 32 हो जाएगा। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग जो घाटी है ये स्थित है सिक्किम में। शांत घाटी कहेगा तो केरल में है, वही जोहार घाटी कहेगा तो उत्तराखंड में है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ये जलडमरू मध्य हो जाएगा बांस हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के समानांतर कौन सी जलडमरू मध्य है? तो हो जाएगा बेरिंग। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो हो जाएगा बेबेल मंडेब। भारत पर श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य। आगे देखेंगे 34 हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा होना चाहिए। संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा इसकी ज़रूरत होती है गेहूं की खेती के लिए। गेहूं क्या है? तो ये रबी फसल है और इसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है। इसके लिए तापमान होना चाहिए 19 से 28 डिग्री और इसके लिए वर्षा होना चाहिए 25 से 75 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत भी 1960 में हुआ था। रेड क्लिफ जो रेखा इसकी निर्धारण हुआ था 1947 में। भारत में LIC की शुरुआत 1956 में हुआ था और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गठन जो हुआ था 1965 में हुआ था। 36 हो जाएगा। दस्त-ए-लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त-ए-लूट रेगिस्तान के संबंध हो जाएगा ईरान से। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो सवाक है ये किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो ये ईरान के हो जाएगा। अल मुखबारात कहेगा ये किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो यह है इराक का। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। टकला मकान जो मरुस्थल है ये किस देश में है? तो यह है चीन में। 37 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें ठंडी जलधारा के उदाहरण कौन नहीं है? तो क्यूरेशियो जो है ये ठंडी जलधारा के उदाहरण नहीं है। ये क्या है? तो गर्म जलधारा है क्यूरेशियो। और ये किसका है? तो प्रशांत महासागर का है। कनारी हो जाएगा ठंडी है, लेब्राडोर भी ठंडी है, फॉकलैंड भी क्या हो जाएगा? ठंडी है। और ये तीनों है अटलांटिक महासागर का। आगे बढ़ते हैं। 38 हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी के जो निर्माण होता है ये होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर पिघल कर जाती है तो किस चट्टान के निर्माण करती है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान का। कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? औषधि चट्टान से। 39 हो जाएगा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। आगे देखेंगे। आगे है पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो ये निभाता है लाल रक्त कणिका। ऑप्शन हो जाएगा सी। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन से है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है। प्लाज्मा जो है ये रक्त के 55% होता है। श्वेत रक्त कण ये किसका कार्य करता है? तो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य करता है। आगे देखेंगे। 41 हो जाएगा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो संक्रमणीय कहेगा इसमें से दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारी में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स भी हो जाएगा, ब्लैक क्वार्टर भी हो जाएगा और काऊ पॉक्स भी हो जाएगा। तो इसमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी।
फुट एवं माउथ जो रोग होता है ये होता है वायरस से, और एथलीट फुट कहेगा तो ये होता है कवक से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 है, ट्राइग्लिसरॉइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड कहेगा, ये क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड ये आपको बताना है, तो ये है वसा। ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्बोहाइड्रेट के पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायता करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है 3 तत्व से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ये बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन? तो पेप्सिन एंजाइम। कौन? तो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। 43 हो जाएगा, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अस्पताल से जो कचरा निकलता है, जैविक कचरा, उसके मिटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ये हो जाएगा भस्मीकरण। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है? तो भस्मीकरण है। स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो स्थिर अनुपात के नियम दिए थे जोसेफ प्राउस्ट। कौन दिए थे? जोसेफ प्राउस्ट। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन आपको बताना है कि ये क्या है? तो ये पेप्टाइड है। इंसुलिन हार्मोन ये पेप्टाइड है। इंसुलिन हार्मोन के जो रिसाव होता है ये बीटा कोशिका से होता है, और इसका स्त्रावण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण जो होता है ये लैक्टिक अम्ल का संचय है। ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कहेगा तो ये होता है 639, और पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 24। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो कि अपना आकार जो है बदलते रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो देखते हैं, ये हो जाएगा शार्क, उसके बाद हो जाएगा कच्छप, उसके बाद हो जाएगा उदबिलाव। ऑप्शन हो जाएगा बी। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो ये हो जाता है आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन घनात्मक आवेश रहित होते हैं? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन घनात्मक आवेश रहित, यानी जिसपे घनात्मक आवेश नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा बीटा कोशिका, ये होता है ऋणात्मक। और केवल कहेगा कौन सा कण है जो कि आवेश रहित है, तो ये हो जाएगा गामा किरण, जो कि आवेश रहित है। यहाँ पे कह रहा था घनात्मक आवेश रहित, तो ये हो जाएगा बीटा कण। आयनन क्षमता कहेगा किस किरण के अधिक होता है? तो अल्फा किरण के आयनन क्षमता है, आयनन क्षमता अल्फा किरण के अधिक होता है। वेधन क्षमता होता है किसका? तो गामा किरण का। आगे देखेंगे, 48 हो जाएगा, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है तब यह किस रंग के होता है? लिटमस विलयन कह रहा है कि जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग के होता है? तब यह बैगनी रंग के होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अम्ल जो होता है, अम्ल के स्वाद खट्टा होता है और क्षार के स्वाद होता है कड़वा। प्रकाश परिकिरण की घटना, इसकी जिम्मेदार कौन सा प्रभाव है? तो प्रकाश परिकिरण की घटना जो है ये टिंडल प्रभाव के जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो इसमें से अदिश राशि हो जाएगा ऊर्जा। बाकी संवेग, वेग, बल तथा ये सभी क्या है? तो सदिश राशि है। वेग प्लस द्रव्यमान मिलकर क्या मिलता है? तो ये संवेग बन जाता है। द्रव्यमान प्लस वेग मिलेगा तो संवेग बन जाएगा। 50 नंबर है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु के जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। जब मैग्नीशियम वायु में जलता है तो इसका ज्वाला है ये किस रंग में बदल जाता है? जब मैग्नीशियम है वायु में जलता है तो इसका ज्वाला किस रंग में बदल जाता है? सफ़ेद में। शरीर के गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पेशीय ऊतक के कारण शरीर में गति हो पाता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन लाइनर ये भी देख लेते हैं।
सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन के पठार जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। धारवाड़ के पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। बाबू बुदन की पहाड़ी या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और पहला जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था तो ये हो जाएगा नीलगिरी, जो कि 1986 में इसकी घोषणा कब हुई थी? 1986 में। और पहला बनाया गया था जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में, और ये था नीलगिरी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल ये नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुद्दी हो जाएगा, और ये स्थित है अन्नामलाई पर्वतमाला में। आगे देखेंगे, आगे है भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट जो है ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक स्थित है। गोलकुंडा तट कहेगा कहाँ से कहाँ तक है? तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट ये गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक है। अब हम लोग देखेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप जो बंदरगाह है ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कोलकाता स्थित बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम ये है आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से गोवा तक। केनरा तट कहेगा तो ये गोवा से मंगलुरु तक है। मालाबार तट कहेगा तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। कंडाला जो बंदरगाह है ये गुजरात में है। मारमा गोवा कहेगा तो ये गोवा में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नहावा सुआ बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मंगलुरु बंदरगाह हो जाएगा कर्नाटक में, और कोची बंदरगाह हो जाएगा केरल में। आगे बढ़ते हैं, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में, और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये सैडल पीक हो जाएगा, और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई है 737 मीटर। पंबन द्वीप स्थित है। तो पंबन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।